अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप यकीन खैरियत से होंगे और वो लोग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो इस चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट ईयर की बुक है फेडरल बोर्ड की इंग्लिश की और उसका यूनिट नंबर 6 हमने डिस्कस करना है मदर टू सन। एक पोइम है माँ बेटे से, लैंगस्टन ह्यूजेस ने लिखी है। तो स्टेला बाय स्टेला इसको ट्रांसलेट करते हैं। वेल सन, आई विल टेल यू, लाइफ फॉर मी ain't been no crystal stair. It's had cracks in it and splinters and bolts torn up and places with no carpet on the floor there. अच्छा बेटा, मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी कि जिंदगी मेरे लिए हमवार रास्ता नहीं रहा है। इसमें तेज और रफ्तार कील थे और इसमें चपटियां थीं और फटे हुए तोड़े हुए तख्ते थे और ना मैं कालीन बिछी जगहों पर चली बल्कि नंगी जमीन पर चली। बट ऑल द टाइम आई सी आई हैव बिन क्लाइंबिंग ऑन एंड रीचिंग लैनिन्स and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि बल्कि ये कह दें कि लेकिन मैं मुसलसल जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ी हूँ और ऊपर मुकामात तक पहुंची हूँ और मैंने कोने भी तलाश कर लिए हैं और बाज दफा तारीकी में भी चली हूँ जहां पर कोई रोशनी भी नहीं थी। So why don't you turn back? Don't you sit down on the steps? 'Cause you find it's kinda hard. Don't you fall now? For I see still going, honey. I see still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. बस लड़के कभी वापस न मुड़ना, पीछे न मुड़ना और न रास्ते में बैठ जाना। अगरचे ये काम आपके लिए सख्त और मुश्किल होगा, तुम अब पीछे नीचे न गिरना। मैं अब इस्तकामत के साथ जा रही हूँ और ऊपर चढ़ती जा रही हूँ और ये जिंदगी मेरे लिए कोई आसान नहीं है। अच्छा, इसके जो थीम्स हैं वो अभी जो इसके थीम्स हैं वो जो है वो करेज वाले हैं, ठीक है, होप वाले, डिग्निटी वाले, डिटर्मिनेशन वाले, हार्डशिप वाले हैं, होप वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर होप पाई जाती है, डिटर्मिनेशन पाया जाता है, डिग्निटी पाई जाती है, हार्डशिप्स पाई जाती हैं, डिफिकल्टीज पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे चलते हैं, इसके फर्दर जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब आ जाती है एक्सरसाइजेज इसकी। तो एक्सरसाइज आपकी आ जाती है पेज नंबर 57 आई थिंक, 58, 57. Hold on, let me see which page it is. It's 58 नंबर पेज पे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम मदर टू सन। मेजर थीम्स इन द पोएम मदर टू सन। इसके थीम्स क्या है, सेंट्रल आइडियाज क्या है, मेन आइडियाज इसके क्या है। जो गालिब थीम है इस पोएम के अंदर वो होप है, करेज है और मुश्किलात में इंसान को उम्मीद के साथ रहना चाहिए, हिम्मत के साथ रहना चाहिए। और पोएम के अंदर डिग्निटी है, मेहनत की अजमत है, डिटर्मिनेशन है, आप ये कहते हैं कि अज़्म समीम पाया जाता है, ठीक है। जब बंदा जो है वो मुश्किलात जिंदगी में फेस करता है, हार्डशिप्स, होप्स, करेज, ये कुछ बड़े बड़े थीम है इस पोएम के। और पोएम के अंदर डिग्निटी भी, काम की अजमत भी पाई जाती है, डिटर्मिनेशन भी पाया जाता है, अज़्म समीम भी पाया जाता है, पुख्ता इरादा भी पाया जाता है। एक ऐसे शख्स के लिए जब वो मसाइल पेश कर रहा होता है, मसाइल का सामना कर रहा होता है, जो स्पीकर है वो अपनी जिंदगी को एक टूटी फूटी, आप ये कहते हैं कि सीढ़ी से जीने के साथ ताबीर कर रही है और एक ऐसा आइडिया पेश करती है कि बंदे को कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं हटना चाहिए। और पोएट जो है वो एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि बंदे को लाजमन जो इस्तकामत के साथ रहना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो। और जितनी भी मुश्किलात हैं या मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, ठीक है, जो जिनका उनको सामना है उससे
उसको मायूस नहीं होना चाहिए। या यूं भी इसको हम कह सकते हैं कि हार्डशिप्स या चैलेंजेस जो है वो कंटिन्यू स्ट्रगल है, करेज है, और आप ये कह दें कि मुस्तकिल मिजाजी है, उसके साथ जो है वो ये मेन थीम है पोएम के, मदर टू सन के। तो पोएम जो है वो अर्ली 20वीं सेंचुरी में लिखी गई है, जब अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो आप ये कह दें कि जुल्म का शिकार थे, और जो रेशियल इनजस्टिस था, नस्ली नाइंसाफियां थी, वो अरूज पर थी। और इस पोएम के अंदर जो माँ है वो अपने बच्चे को स्ट्रेंथ के बारे में, ताकत के बारे में, हिम्मत के बारे में पढ़ा रही है, और वो उसको बताती है कि बंदे को लाजमन जो है वो हिम्मत उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाए बावजूद मुश्किलात के जो उसके जिंदगी में आ सकती हैं। चनाचे जो मेन थीम है पोएम का, और वो ये है कि उसके अंदर परसेवरेंस होनी चाहिए, इस्तिकामत होनी चाहिए। ठीक है, जो पोएट है वो एक ऐसा मैसेज रखता है कि बंदे को लाजमन जो है वो मुश्किल मिजाजी से काम लेना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, और जितनी भी मुश्किलात हैं या आप ये कहते हैं कि मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनसे जिसका उसको सामने उनसे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर सम ऑफ द लिटरेरी टेक्निक्स यूज्ड इन द पोएम मदर टू सन? कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स हैं जो मदर टू सन वाली पोएम में इस्तेमाल की गई? लिटरेरी डिवाइसेस एक ऐसे टूल्स हैं जो राइटर्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकें, इमोशन को प्रेजेंट कर सकें, और फीलिंग्स को इन डिवाइसेस के जरिए, इन टूल्स के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं। लैंगस्टन ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की हैं इस पोएम के अंदर, ताकि करेज और ऑप्टिमिज्म, आप ये कह दें कि लोग जो है वो आप ये कह दें कि इस जिंदगी को उसके मुस्बत पहलुओं से देखें। ठीक है, किसी मदर का ऑप्टिमिज्म जो है वो उसका मुस्बतपन जो है वो दिखाया जाता है। लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं वो मदर जज़ैल हैं, एजोनेंस यूज की गई है, कॉन्सोनेंस यूज की है, इमेजरी यूज की गई है, एलुजन यूज किया गया है, मेटाफर यूज किया है, सिंबलिज्म यूज किया है, एंजाइममेंट यूज की गई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। कहता है, व्हाट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर? हाउ डज ह्यूजेस यूज दिस लिटरेरी टेक्निक टू इलस्ट्रेट द कंसिस्टेंट स्ट्रगल ऑफ मदर इन हर लाइफ? ठीक है जी, एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है? ठीक है, और ह्यूजेस जो है वो किस तरह ये लिटरेरी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है ये बताने के लिए कि जो एक माँ की उसकी ज़िंदगी में जो मुसलसल जद्दोजहद है वो कैसे है जी, उसकी एग्जांपल पॉइंट से देंगे। एक्सटेंडेड मेटाफर देखते हैं। एन एक्सटेंडेड मेटाफर जो है वो एक ऐसा मेटाफर होता है जो एक्सटेंड्स, मुख्तलिफ लाइन में बार बार एक्सटेंड होता है, और इवन पूरी पॉइंट के अंदर एक्सटेंड होता है। एक एक्सटेंडेड मेटाफर जो है उसमें जो ऑथर है वो एक सिंगल मेटाफर को ले लेता है और इसको आखिरकार इस्तेमाल करता है, वेरियस सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, इमेजेस को, आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए, सिचुएशन को इस्तेमाल करता है। और ये कि कहता है कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक कंपैरिजन बनाया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बनाया जाता है जो अपनी नेचर में मुख्तलिफ होते हैं, और ये अमूमन पोइट्री में इस्तेमाल होते हैं और साथ साथ प्रोज में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नसर में भी इस्तेमाल होते हैं। लैंगस्टन ने एक एक्सटेंडेड मेटाफर इस्तेमाल किया ताकि जो माँ की ज़िंदगी है उसको मदर्स लाइफ टू स्टेयर थ्रू आउट द पोएम, ताकि माँ की ज़िंदगी को एक जीने से पूरी पोएम में कंपेयर किया जा सके। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है दो चीज़ों के दो अनलाइक, दो एक दूसरे को बरक्स चीज़ें हैं उनके दरमियान जो है कंपैरिजन बनाना, जो पूरी आप ये कह दें कि थ्रू आउट सीरीज ऑफ सेंटेंस पॉइंट में पूरी एक सीरीज सेंटेंसेस की है, उसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस रहता है और या किसी भी राइटिंग में जारी रहता है। और इस पॉइंट के अंदर जो मदर की ज़िंदगी है उसको एक स्टेयरकेस से जो है वो डिस्क्राइब किया गया, स्टेयरकेस से आप ये तफसील दी गई है, उससे कंपैरिजन किया गया। और शायर कहता है कि इस पॉइंट के अंदर जो स्टेयर्स हैं वो
क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल की हीरे की नहीं बनी हुई, ठीक है, बट दे हैव सम ऑब्स्टिकल्स लाइक शार्प नेल्स, बल्कि उन सीढ़ियों के अंदर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसा कि वो बड़ी तेज किस्म की कीले, नोकदार कीले हैं, और स्प्लिंटर्स हैं, कुछ खपाचे वगैरह हैं, और आल्सो इसके अंदर डार्कनेस भी है, ठीक है। लेकिन बावजूद इन मुश्किलात के जो है वो हमेशा वो इन जिंदगी की सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, इन द पोएम मदर टू सन ह्यूजेस रिपीट्स सम लाइंस, व्हाट फंक्शन डज इट सर्व इन द पोएम, एक्सप्लेन। पोएम के अंदर मदर टू सन में ह्यूजेस कुछ लाइंस को रिपीट करता है, और ये फंक्शन क्या फंक्शन या क्या किरदार अदा करती हैं पोएम के अंदर, एक्सप्लेन करें, वादा करें। मदर, द मदर पोएम जो है वो लाइन 2 में शुरू होती है जी, और इसमें ये ऐलान किया जाता है कि लाइफ जो है उसके लिए जो है वो कोई क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं रही है, ठीक है। और लाइन जो है वो पोएम के एंड में भी रिपीट होती है, और लाइन नंबर 20 में, और इस तरह एक किस्म का रिफ्रेन जो है वो इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। और ये पोएम को फ्रेम करती है अपने अंदर, और बड़ा क्रिटिकल कंटेक्स्ट, एक सबाक सियाक जो है वो हमें दिखाती है, ताकि हमें स्पीकर की जो एडवाइस है उसको हम समझ सकें। तो रेपिटेशन ऑफ कुछ लाइंस है पोएम के अंदर, या हम यूं भी लिख सकते हैं जिसको ने एक म्यूजिकल क्वालिटी पोएम के अंदर पैदा कर दी है, और इसने एक रेटरिकल इम्पैक्ट भी डाला पोएम के अंदर। मिसाल के तौर पर जो लाइन है, लाइफ फॉर मी एंट बिन नो क्रिस्टल, कि मेरे लिए जिंदगी जो है कोई हीरा नहीं बनी रही है, कोई क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल नहीं रही है। बिल्कुल इसी तरह कुछ वर्ड्स, डू नॉट यू वगैरह जो है वो रिपीट हुए हैं, हाँ, ये भी कुछ लाइन में रिपीट हुए हैं। और ये लाइंस जो है वो एक थॉट को लेकर आते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, ठीक है, या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, या यूं भी कह सकते हैं हम कि ह्यूजेस इस पोएम मदर टू सन के अंदर कुछ लाइंस को रिपीट करता है ताकि अपने बेटे को कुछ टीच कर सके कि उसको कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए प्रेशर की वजह से जो लाइफ उस पर डालती है, जिंदगी उस पर डालती है। ह्यूजेस जो है वो इन रेपिटेशंस को इस्तेमाल करता है, बार बार इनको रिपीट करता है, ताकि जो माँ की जो एंक्शियस बेचैनी वाली तवक्कुआत हैं उन पर जोर दे सके, उन पर ताकीद कर सके जो वो अपने बेटे के लिए रखती हैं। वो चाहती है कि वो परसिस्टेंट रहे, टू बी परसिस्टेंट, टू डी परसिस्टेंट नहीं है। उसी की तरह ह्यूजेस मेहनत और कोशिश पर जो है दबाव डालता है, जोर देता है, और जो माँ की थकावट है, माँ की जो जिंदगी टूट फूट का शिकार है, उस पर जोर डालता है। और इमेज ऑफ क्रिस्टल स्टेयर जो है वो बार बार जो है इस ये आइडिया जो है रिपीट हुआ है लास्ट लाइन में, ताकि वही मुसलसल जो मेहनत है, मुशक्कत है, ठीक है, उस पर जोर डाला जाए, ताकि जो गोल्स हैं और उनकी आप ये कह दें कि तकमील है, उनको हासिल किया जा सके, जो मकासद हैं और उनकी तकमील को हासिल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज्ड इन द पोएम मदर टू सन, कौन किस किस्म की इमेजरी मदर टू सन पोएम में इस्तेमाल की गई है, व्हाट डज इट सजेस्ट, और ये क्या हमें तजवीज करती है। मदर टू सन के अंदर लैंगस्टन ह्यूजेस एक मोनोलॉग, एक खुद कलामी जो है वो बताता है, दिखाता है, जो एक ऐसा आइडिया देती है, होप का आइडिया देती है, पूरे बिल्कुल सादा किस्म की इमेजरी के जरिए। जो स्पीकर है, जहाँ माँ है, वो अपने बेटे को बताती है कि अगरचे कि उसकी जिंदगी जो है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा, कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटी, और वो इमेजरी को इस्तेमाल कर दी ताकि अपने बेटे को एडवाइस कर सके कि बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है। या फिर यूं भी हो सकता है इसका आंसर कि इस पोएम के अंदर मदर टू सन में मुख्तलिफ इमेजेस जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, और ज्यादातर जो इमेजरी है
वो यहाँ पर इस वजह से इस्तेमाल की गई है ताकि जो सेंस ऑफ साइट है उसको अपील किया जा सके। मिसाल के तौर पर वर्ड्स क्रिस्टल स्टेयर है, क्रिस्टल स्टेयर जो है वो जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारी जो सामने क्रिस्टल एक स्टेयर बन जाती है, ठीक है। और जिसमें कोई कारपेट वगैरह नहीं, कारपेट की पिक्चर हमारे सामने, ये इमेज कारपेट का यूज हुआ है, ठीक है, जो कि स्टेप्स पर डाला गया है। और कार्नर्स, कोने खुदरे जो है उनमें कोई लाइट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अंधेरे का, डार्कनेस का जो है वो इमेज डाला गया है। द इमेज ऑफ स्टेयर वे आल्सो प्रोवाइड द व्यू ऑफ द पॉवर्टी इन द नॉर्दर्न सिटीज ऑफ अमेरिका। स्टेयर वे जो है वो सीढ़ियों जैसा रास्ता जो है वो भी एक ऐसा व्यू बताता है गुर्बत का, ठीक है, जो कि अमेरिका के जो नॉर्दर्न सिटीज हैं, ठीक है, शुमाली इलाका जात हैं, उनके बारे में बताता है। जहाँ हम यूं भी लिख सकते हैं कि ह्यूजेस इमेजेस को टैग के इमेजेस यूज करता है, स्प्लिंटर के इमेजेस यूज करता है, बोर्ड्स के इमेजेस यूज करता है, कारपेट के, क्रिस्टल स्टेयर के, ताकि जो मुश्किलात हैं, हार्डशिप्स हैं, टाइल है और स्ट्रगल है जिंदगी की, उसको बताया जा सके। जो इमेज ऑफ क्रिस्टल है वो भी इस्तेमाल करता है क्रिस्टल स्टेयर का इमेज, ठीक है। ये रिपीट हुए आखिरी लाइन में ताकि दोबारा इस पर जोर दिया जा सके, ताकीद की जा सके कि मुसलसल लेबर से ही जो इंसान है मकासद हासिल करता है और उनकी तकमील हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। पोएम की टोन को क्या है मदर टू सन में, ठीक है। सपोर्ट योर व्यू विद इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोएम। अपने नुक्ता नजर को पोएम के अंदर से मिसालें निकालकर सपोर्ट करेंगे। टोन क्या होती है जी? मदर का एटीट्यूड किसी सब्जेक्ट के हवाले से, दैट इज जो कि उनकी राइटिंग में एक्सप्लोर किया गया। और इस पोएम के अंदर मदर टू सन में लैंगस्टन ह्यूजेस जो है वो ह्यूजेस की जो टोन है बिल्कुल प्लेन किस्म की है, डायडैक्टिक किस्म की है, टीचिंग वाली है और कोलोकियल है, ठीक है, जो मानी सी है जिंदगी के सब्जेक्ट के हवाले से। और रेजिलियंसी है इसमें, आप ये कह दें कि बड़ी आप हिम्मत है, मशक्कत है, जबकि बंदा बड़ा हो रहा होता है और सारी जिंदगी को जब वो एक्सप्लोर कर रहा होता है तो ठीक है, उसके अंदर जो है वो मुशक्कत आती है, उसकी जिंदगी में मुशक्कत आती है। इन दिस पोएम जो पोएट है लैंगस्टन ह्यूजेस है, वो अपने व्यूज को जिंदगी के सब्जेक्ट के हवाले से और रेजिलियंसी जो है वो उसके हवाले से जो है वो एक्सप्लेन करता है। जो टोन है उसको कहा जाता है कि बड़ी ग्रिटी किस्म की है, बड़ी हिम्मत वाली है, जुर्रत वाली है और रेजिलियंट है, बड़ी मुशक्कत वाली टोन है जी, ठीक है। राइटिंग सजेशंस में हम आ जाते हैं जी, इसको फिर हम देख लेंगे, ठीक है। कुछ और मेरे पास पेजेस मौजूद हैं जहाँ से हम राइटिंग सजेशन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे है जी, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ये एक मिनट। कहता है कि हाउ डू यू लाइक द पोएम मदर टू सन, राइट योर रिस्पॉन्स इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। मदर टू सन पोएम कैसे आपको लगी है जी? आपने इसका रिस्पॉन्स को शॉर्ट पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। कहता है एक्सप्लेनेशन वर्सेस पोएट्री, डिवाइड योर राइटिंग इनटू टू सब हेडिंग्स। हाउ डू यू राइट रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, इसको कैसे लिखते हैं? रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और उसने फिर स्टेप्स दे दिए, राइटिंग रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, बिगिन बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द पोएट। पोएम पोएम के नाम से शुरू करते हैं जी हम, एंड द पोएट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम, फिर उस खास पोएम का जो शायर है उसके नाम से। तो यूं हम लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मदर टू सन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूजेस। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम मदर टू सन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूजेस, ठीक है। इस तरह हम करेंगे, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम लैंगस्टन ह्यूजेस रिटन बाय दिस poem Mother to Son written by Langston Hughes, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा? ब्रीफली डिस्क्राइब द कंटेक्स्ट सिचुएशन इन व्हिच द चोजन लाइंस अकर। वो कंटेक्स्ट, वो सियाक, वो सबाक आपने बयान करना है कि किस आप ये के सियाक में, किस कंटेक्स्ट में ये बात की गई है, ठीक है। तो फिर उसका जो ऑर्डर है, उसकी तरतीब है, प्लेस है पॉइंट के अंदर, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। जो आया के लाइन जो है वो जो जिनका रेफरेंस दिया गया,
ओपनिंग लाइंस हैं, कंक्लूडिंग आखिरी लाइन है, पहली लाइंस है, कौन सी वाली लाइंस है, वेदर इट इज द क्या आया कि फर्स्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है, या मिडल ऑफ द पोएम में कुछ आता है वाक्य जी, तो ये कंटेक्स्ट होता है जी। तो फिर पोएम की जो फॉर्म है उसको आइडेंटिफाई करना है, कोई सॉनेट है, लिरिक है, ड्रामेटिक है, मोनोलॉग है, ओड है, जैसा कि ये मोनोलॉग ही है, ठीक है, और बैलेड है, कोई क्या चीज है जी। और फिर इस इंफॉर्मेशन को आपने इनकॉर्पोरेट करना है, जबकि कंटेक्स्ट का जो इसका सियाक लिखते हुए उसका हवाला देते हुए गिवन पैसेज का, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, कौन सा है, लिरिक है, सॉनेट है, क्या चीज है जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर उसमें क्या आ सकता है जी, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पोएम, पोएम को आइडेंटिफाई कर सके, जैसे ही आपके सामने स्टेंजा आए तो आपको पता चल जाए कि फिलहाल पोएम से ये उठाया गया है, शायर का नाम आपके ध्यान में होना चाहिए, और पैसेज पोएम के अंदर कौन सा है उसको लोकेट कर सकें। राइटिंग एक्सप्लेनेशन सिंपल और ब्रीफ मीनिंग पैसेज के देने चाहिए आपको, लुक फॉर द हिडन मीनिंग्स कन्वेड थ्रू पोएटिक डिवाइसेस, कोई हिडन मीनिंग्स कुछ पोएटिक डिवाइसेस के जरिए जो दिए गए वो भी तलाश करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, सिम्बलीज वगैरह, सिंबल अगर यूज हुए, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी वगैरह अगर कोई किसी किस्म की यूज हुई है, ठीक है, तो दी गई लाइन में, तो फिर उनको भी उनका भी आपने तज़किरा करना है, और इन पोएटिक डिवाइसेस के मीनिंग भी आपने निकालने। तो कहता है रिलेट द अंडरलाइंग रेलेवेंस एंड ब्यूटी ऑफ दीज पोएटिक फीचर्स, फिर जो रेलेवेंस है और खूबसूरती है इन पोएटिक फीचर्स की, ठीक है, कि उन पे तबसरा करते हुए कि क्या इफेक्ट वो पोएम पर डालती हैं ये डिवाइसेस जो है, ठीक है। अब इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम मदर टू सन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूजेस, ठीक है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने बयान कर देनी आगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड। अच्छा जी, अब कहते हैं कि कॉलम को मैच करें जी, ये तो मैंने मैच करके दे दिया, बुक्स अपनी खोल लेंगे आपको पता चल जाएगा। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ठीक है, तो फिर इसका बी के साथ, डी के साथ बनता है, डी फॉर डॉग, ठीक है। डी में क्या है जी, डी में जी समन हु इज टू अकस्टम टू ओल्ड हैबिट्स वोंट वांट टू चेंज, कोई ऐसा शख्स जो पुरानी आदत का मालिक हो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो तब्दील हो जाए जी, ठीक है, तो ये इसका बनता है डी पार्ट। नंबर 2 क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका सी के साथ मैच बनता है, आप खुद देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। नंबर 3 का जी बियर विद अ सोर पा, इसका बी के साथ, बी फॉर बैट, ठीक है, बी के साथ बनता है जी, ठीक है। बियर विद अ सोर पा का मतलब बनता है समन इन अ बैड मूड, कोई जो बुरे मिजाज में हो जी, ठीक है, उसके साथ, उसके लिए बनता है। अच्छा, नंबर 4 बनता है हैव अ व्हेल ऑफ टाइम, हैव व्हेल ऑफ टाइम जो है इसका जी के साथ बनता है, और मतलब इसका हैव अ व्हेल ऑफ टाइम का ये बनता है जी कि हैव एन एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग टाइम, एंजॉय वनसेल्फ एनॉर्मसली, कोई जबरदस्त किस्म का टाइम होना और फिर बहुत ज्यादा एंजॉय करना, उसको कहते हैं हैव अ व्हेल ऑफ टाइम। टू रैट ऑन समबडी, इसका आई के साथ बनता है जी, और इसका मतलब ये होता है कि टेल अ पर्सन इन अथॉरिटी अबाउट बैड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, कोई ऐसा शख्स जिसके पास आप ये कह दें कि अथॉरिटी हो, ताकत और पावर हो, उसको किसी और शख्स के बैड बिहेवियर के बारे में बताना, ठीक है जी, इसको टू रैट ऑन समबडी होता है जी, इडियम्स है। कोल्ड टर्की जे पार्ट के साथ इसका मतलब बनता है जी पीरियड ऑफ टाइम विदाउट समथिंग यू आर एडिक्टेड टू, एक ऐसा पीरियड टाइम जिसमें किसी चीज के आप आदी ना हो, किसी नशे के आदी ना हो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, या बिफोर दे हैच, ठीक है। और ये पेज नंबर, ये इसका जो है ए के साथ बनता है, और इसका देखते हैं जी ए के साथ क्या बनता है। डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग अनटिल इट इज सर्टेन, किसी भी चीज को का मफरूजा ना बना ले जब तक कि यकीनी ना हो जी। ऐसे लोग बात औकात जो है वो मफरूजे बना लेते हैं, अच्छा जी ये होगा जी, वो होगा, यूं होगा, वो होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पे हैंड पैक्ड होता है जी, और इसका ई के साथ बनता है, और ई में देखते हैं हस्बैंड हु इज नैग्ड एट बाय हिज वाइफ,
एक ऐसा खावन जिसको बार बार उसकी बीवी जो है बहुत ज्यादा झिड़कती है, खफा होती है जी, ठीक है, हैंड पैक जी, ठीक है, या उस पर तनकीद करती है। और नंबर 9 पे बनता है अफ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ठीक है, अफ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका एच के साथ तलक बनता है जी, एच वन बिग प्रॉब्लम इन एन अदरवाइज पार्टलेस प्लान, एक बिल्कुल साफ सुथरे मसले में, ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला आ जाना, ठीक है, तो अफ्लाई इन द ऑइंटमेंट इसको कहते हैं जी, ठीक है। अभी इन योर बॉनेट, ठीक है, बल्कि अफ्लाई इन द ऑइंटमेंट किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बाद में हटी, अभी इन योर बॉनेट, एफ पार्ट, एफ के साथ इसका ताल्लुक है, बी एंग्री रिजेंटफुल अबाउट अ सर्टेन इशू, गुस्से होना या किसी मामले में नाराज होना जी, ठीक है। अब कहता है ग्रामर में आ जाए मॉडल वर्ब्स, व्हिच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल हैज द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन, तीनों में से कौन सा एक सेंटेंस है जिसके ओरिजिनल मीनिंग के साथ मिलता है जी। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छी तरह बोलने के काबिल है जी, इसका मैच बनता है इसके साथ, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है जी, कैन वाला मॉडल वर्ब लगता है और ये इसका ये मतलब बनता है, इससे मैच करता है मीनिंग के हवाले से। नंबर 2 है अली इज नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट, तो इसका ये मतलब बनेगा अली मे नॉट स्टे आउट लेट, ठीक है। नंबर 3 पे डू आई हैव टू क्लीन द किचन, तो इसका मस्ट आई क्लीन द किचन आ जाएगा, ठीक है जी। अब पेज नंबर 62 पे चले जाएं, इसी तरह आर यू एबल टू ड्राइव, आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, ठीक है, तो इसका ये बनेगा मतलब कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। नंबर 5 पे वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, ठीक है, तो इसका ये बनेगा जी, इसके साथ मैच करेगा, वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। नंबर 6 पे शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज, का मतलब ये है कि शी कैन नॉट रीड चाइनीज, ठीक है, जब काबिलियत नहीं होती तो फिर कैन के मानों में आता है जी। नंबर 7 पे डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हियर, तो ये बनेगा डू यू थिंक वी मे पार्क हियर, ठीक है, परमिशन में जब आता है तो मे यूज होता है। नंबर 8 में यू डू नॉट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, तो इसमें आप ये कह दें कि जबर पाया जाता है, जबरदस्ती पाई जाती है, जरूर किसी चीज की आप ये कह दें कि किसी चीज का जरूर होना पाया, यू मस्ट नॉट डू दिस एक्सरसाइज, ये इसके मानों में आएगा। नंबर 9 पे वी हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ठीक है, इसका इसके साथ बनेगा वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ठीक है जी, हैव टू मस्ट के मानों में आता है जी। एम आई अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन के मानों में आएगा जी। बी पार्ट में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में दिए गए एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ फिल करें, इसमें माइट आएगा, इसमें माइट आएगा, ठीक है, आप सेंटेंसेस खुद पढ़ लेना। अच्छा, इसमें जी शुड आ जाएगा नंबर 3 में, नंबर 4 में मस्ट आ जाएगा, नंबर 5 में माइट आ जाएगा, नंबर 6 में मे आ जाएगा, नंबर 7 में नीड आ जाएगा, नंबर 8 में विल आ जाएगा, नंबर 9 में वुड आ जाएगा, नंबर 10 में शुड आ जाएगा, नंबर 11 में शैल आ जाएगा, नंबर 12 में डेयर आ जाएगा, नंबर 13 में वुड आ जाएगा, नंबर 14 में मे आ जाएगा, नंबर 15 में 8 आ जाएगा, नंबर 16 में 8 आ जाएगा, नंबर 15 में वुड आएगा और नंबर 16 में 8 आ जाएगा, नंबर 17 में यूज्ड आ जाएगा, नंबर 18 में कुड आ जाएगा, नंबर 19 में वुड आ जाएगा, नंबर 20 में कैन आ जाएगा जी, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो, ये कैन कुड बी एबल टू इनके साथ जो है वो आपने फिल करना है। नंबर 1 पे बी एबल टू आ जाएगा, ठीक है, नंबर 2 पे कुड आ जाएगा, नंबर 3 पे बी एबल टू आ जाएगा, नंबर 4 पे कैन आ जाएगा, नंबर 5 पे कुड आ जाएगा जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी, डी पार्ट में कहता है जी, होल्ड ऑन, अच्छा, डी पार्ट में कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स विद मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो, मस्ट माइट मे और इसके साथ फिल करना है जी, ठीक है।
दोनों में से कोई भी लगा दे, माइट में लगा दे, दोनों एक्सेप्टेबल हैं जी, ठीक है। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मस्ट लगेगा, नंबर 3 पे मे लगेगा, नंबर 4 पे माइट और मे दोनों में से कोई भी लगा दे, एक्सेप्टेबल है जी। नंबर 5 पे जी मे लगा दें, ठीक है। ई पार्ट में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। नीड और हैव टू इन दोनों में से जी, नंबर 1 में नीड टू आ जाएगा, नंबर 2 में हैव टू आ जाएगा, हैव टू आ जाएगा 3 में भी, और 4 में हैव टू आ जाएगा, और 5 में नीड टू आ जाएगा। बाकी सेंटेंस आपने खुद पढ़ लेने, टाइम शॉर्ट है और वीडियो भी हमारी लंबी होती जा रही है। एफ पार्ट में आ जाता है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। शुड, आर टू, हैड बेटर। तो शुड, आर टू और हैड बेटर इन मॉडल के साथ आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। हैड बेटर आ जाएगा नंबर 1 में, नंबर 2 में शुड, आर टू आ जाएगा, नंबर 3 में हैड बेटर आ जाएगा, नंबर 4 में जी शुड, आर टू आ जाएगा, नंबर 5 में दोनों में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 पे शुड और आर टू दोनों में से कोई भी लगा देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया है। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज। और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, या फिर दोबारा मिलेंगे अगले चैप्टर में।